तरीके से इस बात को नहीं रखना चाहता हूं, मैं आशावादी तरीके से वो कहना चाहता हूं। आज देश ने हमारे डिसाइसिव गवर्नमेंट और स्ट्रांग गवर्नमेंट को ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे देश ने देश की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को विश्वास में रखा है और इसलिए हमारे साथ खड़ी है। और आज लास्ट माइल डिलीवरी की गारंटी वो मोदी की गारंटी है, इसको देश मानता है और इसीलिए देश विकसित भारत को अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध है, यह मैं कहना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत से सेक्टर्स के बारे में पूरी ताकत के साथ नीतियों में परिवर्तन करके आगे बढ़ने का तय किया है, लेकिन फिर भी मैं सारे सेक्टर्स के बारे में चर्चा कर पाऊं यह संभव नहीं होगा। यह है संभव भी नहीं है कि कम शब्दों में हम सारे सेक्टर्स के बारे में जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं बता सकूं, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूं तो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भारत ने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, यह भी रिकॉर्ड मार्जिन के तरीके से हुआ है। प्रोडक्शन के साथ इंसेंटिव्स को लिंक किया है और किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ इंसेंटिव्स को जोड़ा गया है, उसने भी हमारे उद्यमियों को ताकत दी है। मुझे याद है निर्मला जी उस समय भी फाइनेंस मिनिस्टर थी जब कोरोना था, और उस समय जब एमएसएमई सेक्टर के लिए उस समय विशेष करके पैकेज दिया गया था, उसका भी मुझे ध्यान में है। और उस समय लोग बोलते थे पैकेज, पैकेज का मतलब पैसा, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। जिन देशों ने कोरोना के समय पैसा बांटा, आज उनकी अर्थनीति मैंने आपको बता दी 0.4 से लेकर 0.7% में सीमित हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मैं पैकेज में पैसे नहीं बांटूंगा, मैं उसको विकास के काम में लगाऊंगा, मैं उद्यमियों को दूंगा और विकास के साथ उसको जोड़ूंगा। और इसलिए आज हमारी कौमी 8% के ग्रोथ पर खड़ी है, इस बात को। और इसीलिए अगर हम सेक्टर की बात करें, आज फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया इज नंबर 2। आज दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिकन्स भी आज भारत की दवाई को ले रहे हैं और ओपनली कहते हैं कि भारत की दवाई हमें अच्छी पड़ती है, और दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है तो भारत बन गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, स्टील में हम नंबर 2 पर होकर के खड़े हो गए, और इसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल से लेकर के अन्य क्षेत्रों में तो बढ़े ही हैं। मैं मोबाइल की चर्चा करना चाहूंगा। 10 years before 97% ऑफ मोबाइल्स यूज्ड टू कम फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। हमारे पास जो मोबाइल होता था मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन वियतनाम, कोई और देश। आज 97% मोबाइल्स आज भारत में बन रहे हैं, मेड इन इंडिया हो गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, या फिर एयरक्राफ्ट्स हो या एयर कैरियर्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो, और सारे सेक्टर्स में भारत एक्सपैंड कर रहा है और लीडर के रूप में आगे बढ़ा है। अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो आईटी सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हम हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे बढ़े हैं, और हम हेल्थ में सिर्फ देश को ही केटर नहीं कर रहे हैं, अब दुनिया को हम केटर कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। सर्विस सेक्टर हमारे बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में, अन्य देशों में हेल्थ वर्कर्स के रूप में काम करने गए हुए हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं, और हमारे डॉक्टर्स, सारा यूके, सारा यूएसए हमारे इंडियन डॉक्टर से भरा पड़ा है। और इसलिए हर दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। आईटी तो भारत हब बन चुका है, दुनिया को, भारत को आईटी का लोहा मान रहे हैं।
और टूरिज्म में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। इसलिए सर्विस सेक्टर में हम अपने आप को, और यह अपने आप में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और फिशरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, इसको हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है। और इस प्रायोरिटी के साथ साथ हमने गाँव को जोड़ने का काम किया है, विकास की दृष्टि से विलेजेस को जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज एक नेटवर्क फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का बन रहा है, FPOs का बन रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे FPOs के साथ साथ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, पैक्स के माध्यम से हमारे लगभग 1 लाख पैक्स हैं, जो लगभग उनकी 13 करोड़ फार्मर्स तक की रीच बनी है, और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए फार्मर सेक्टर की दृष्टि से भी हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, जैसा मैंने कहा कि हमारा दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली नीतियां हैं। हमें मालूम था कि भारत में स्टोरेज की कमी है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी बनाने वाले हैं, और उसके लिए हम काम करेंगे। कल हमारे प्रफुल्ल भाई धन्यवाद ज्ञापन के वक्तव्य में कह रहे थे कि उस समय शरद पवार जी ने 70,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को दिए थे, और उस समय वो बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा, और वो बात सही भी है। लेकिन आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,20,000 करोड़ रुपए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट मी, 18वीं किश्त, 18 किश्तों में उसको पहुंचाया गया है, और अभी अभी कुछ दिन पहले 20 करोड़ रुपए की किश्त पहुंचाई गई है। और ये रुकने वाली नहीं है, ये चलने वाली है, ये सतत चलने वाली है। किसानों के बारे में चिंता करने वाली है। हम वन टाइम रिलीफ देने वाले नहीं हैं, हम हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। किसान जब तक खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके साथ खड़े होने वाले हैं, उसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ साथ डाइवर्सिफाई करने के लिए भी एग्रीकल्चर में जोर दिया। इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिक खेती को भी हम लोगों ने जोर दिया, और नेचुरल फार्मिंग को, उसको भी हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए हम प्रेरणा दे रहे हैं। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पिछले 10 सालों में लगभग 3,80,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है। 3,80,000 किलोमीटर। मैं यहां बताना चाहता हूं, मैं अपने विपक्षी भाइयों के साथ भी इसको शेयर करना चाहता हूं। मैं 1993 में विधायक बन गया था और बीजेपी ग्रुप का नेता था। 1993 में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस समय लगभग 40 सड़कें थी, और आपको मालूम है बजट कैसे आता था उन दिनों? हमारे को बजट 40 सड़कों के लिए 40 लाख रुपए मिलता था। और जब मैं अपने एक्सीएन से पूछा करता था, मिस्टर एक्सीएन टेल मी हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प मी, उसने कहा इसका तरीका यह है कि आप 20-20 लाख 2 सड़कों में लगा दो, कम से कम वो तो थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ये तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने की बात है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी सड़क पर किसी भी गांव को पैदल नहीं जाना पड़ता है, ऑल वेदर रोड बन गया और सारे देश में बना है, और 3,80,000 किलोमीटर सड़क बनी, 3,80,000 किलोमीटर। उसी के साथ साथ अगर हम देखें, चाहे वो अटल जी का जमाना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज हो, चाहे वो मोदी जी का जमाना हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का विषय हो, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवेज की बात हो, चाहे नेशनल हाईवेज की बात हो, सब तरीके से एक्सप्रेसवेज, हाईवेज। आप देखिए दिल्ली कितना बदल गया। जो बात हो जाती है तो उसको हमें याद नहीं रहता। अब दिल्ली में कोई जयपुर से आने वाला ट्रैफिक जो पंजाब को जाने वाला है वो दिल्ली नहीं आता, वो बाईपास से निकल जाता है। अब कोई
राजस्थान के साइड से आने वाला या दिल्ली की तरफ से आने वाला की ट्रैफिक, जिसे दिल्ली से मतलब नहीं, वो दिल्ली नहीं आता, वो बगल से निकल करके मेरठ पहुंच जाता है, वो बुलंदशहर पहुंच जाता है। हाईवेज पे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक नहीं अनेकों बन रहे हैं। एक टाइम था जब 12.1 किलोमीटर 2014 से पहले 12.1 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी, आज 28.3 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। और इसलिए कनेक्टिविटी, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कौन कौन से एक्सप्रेसवे नाम लेना याद रखना मुश्किल है, कहां से कौन सा एक्सप्रेसवे चला है, कौन सी कनेक्टिविटी किससे जोड़ रही है। मैं यहां पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में विशेष करके बोलना चाहूंगा। मुझे याद है नॉर्थ ईस्ट का जाने का मतलब होता था दूसरी दुनिया में जाना, गोइंग टू अनदर वर्ल्ड। लौट के आ गए तो लगे अच्छा दूसरी दुनिया में आ गए, यह स्थिति थी। आज देखिए मैक्सिमम स्टेट कैपिटल्स आर नाउ कनेक्टेड विद एयर कनेक्टिविटी, मैक्सिमम। और अभी सिक्किम में भी एयरपोर्ट बन गया, उसका रिपेयर चल रहा है। अब वहां भी स्पाइसजेट की एयरक्राफ्ट जा रही है सिक्किम में। अब यह अलग बात है कि मौसम अपने आप को, नेचर के साथ तो कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सिक्किम में भी पहुंच गया। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो मेघालय में रेल नेटवर्क आफ्टर 67 इयर्स पहुंचा है, रेल नेटवर्क मेघालय में। नागालैंड ने 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन देखा, 100 इयर्स, जब अंग्रेज थे तब देखा था और उसके बाद अब देखा है। और फर्स्ट गुड्स ट्रेन रानी गाइडिनल्यू रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वो पहली बार पहुंची मणिपुर में, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहुंच रही है, वो वंदे भारत ट्रेन पहुंच रही है। और इस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक टुवर्ड्स ईस्ट, एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट फर्स्ट, इस तरीके की नीतियों को प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। आज नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में आ चुका है, मेन स्ट्रीम के अंदर पहुंच चुका है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, सुबह जाओ अगरतला, शाम को वापस आओ, सुबह जाओ इम्फाल, शाम को वापस आओ, सुबह जाओ आइजोल, शाम को वापस आओ। मैं तो जाता हूं, आप वहां राजनीति के लिए जाते हैं, मैं वहां मानवता के लिए जाता हूं। मित्रों, इसलिए नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि विशेष करके अभी हमारी आदरणीय बहन जी सोनमान सिंह जी कह रही थी विमेन डेवलपमेंट एंड विमेन लेड डेवलपमेंट, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये विमेन लेड डेवलपमेंट को अगर किसी ने रूप दिया है तो नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास, इट इज द पॉलिटिकल विल। आपका समर्थन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 30 ईयर्स से बिल पड़ा हुआ था, 30 ईयर्स, द पॉलिटिकल विल वॉज नॉट देयर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और 30 साल का बिल 3 दिन में पारित हुआ और नारी शक्ति वंदन विधेयक को हम लोगों ने लागू किया। मैं यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा कर रहा हूं। 4 करोड़ आवास योजना बने हैं। मैं सभी लोगों से जमीन की बात करना चाहता हूं। मैं 1993 में जब एमएलए बना तो मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं बार बार सुनाता हूं उसको, मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आता था, नड्डा साहब चाय पिलाइए, आपको खुशखबरी सुनानी। मैं कहा चाय तो पियो, उसका खुशखबरी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्वागत है, आप आइए चाय पीजिए, एक बार नहीं अनेकों बार, पर खुशखबरी क्या है? तो कहते थे इस बार आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2 इंदिरा आवास योजना, बोलो किसको दूं? मैं कहता था भैया तू ही रख ले, तू ही बांट देना, मैं कहां बांट पाऊंगा, 1 अनार 100 बीमार। आज प्रधानमंत्री आवास योजना एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान। मैं जमीन की बात बोल रहा हूं। एक एक पंचायत में एक समय में 5 लाख रुपए आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी।
प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, मेरा पोखर का ये ठीक करा दो, मेरे को रास्ता दे दो, मेरे को वो कर दो, मेरे को ये पहुंचा दो, प्रधानमंत्री, प्रधान जी, प्रधान जी। और प्रधान जी हमारे को बोलते थे, विधायक जी जरा हमारी चिंता कीजिए। और मैं अगर 2 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा दे दूं तो मैं बड़ा एहसान मानता। देखो अब 2 लाख दे दिया, अब इसके बाद मुंह मत मोड़ना, अपने काम में जुट जाओ, अब अगले साल मिलेंगे। आज एक एक पंचायत को अध्यक्ष महोदय 2.5 करोड़ से 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं विकास, 5 करोड़। और फिर भी हमारा पंचायत का प्रधान बोलता कुछ और। वे इसलिए बोलता है कुछ और क्योंकि उसको मालूम है कि मोदी जी बैठे हैं और वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारे। जब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करता हूं, 4 करोड़ मकान बन गए और वो भी महिलाओं को उसमें से ताकत दी गई। मैक्सिमम बेनिफिशियरीज की जो ओनरशिप है वो महिलाओं के पास है। यह महिलाओं का लेड डेवलपमेंट और महिलाओं के बारे में ध्यान रखा गया। और उसी तरीके से अभी जब पहली कैबिनेट हुई, मुझे भी उस कैबिनेट में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया कि जो हम चुनाव में कह के आए हैं, 3 करोड़ घर और बनेंगे, कोई भी पक्की छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा। ये विकसित भारत की कल्पना को पूरा कर रहे हैं। और उसी तरीके से महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से। कभी सोचा था कि हम लखपति दीदी बनाएंगे? और संख्या क्या है? 3 करोड़। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, ये स्पीड, स्केल और स्किल का परिणाम है कि हम स्पीड में भी मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ स्केल को भी बढ़ा रहे हैं। और उसी तरीके से अब सबको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमो ड्रोन दीदी, अभी 1000 नमो ड्रोन दीदी ने प्रधानमंत्री जी के सामने उसका एक रिहर्सल किया, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, सारी दुनिया ने देखा। ये महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा एक जीता जागता तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमो ड्रोन दीदी यह सिर्फ दीदी ही चलाएंगी। ये हमको समझना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के प्रति किस तरीके का कमिटमेंट है, वो अभी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोग भी उसके पार्ट होंगे, मैं तो पहाड़ में रहता हूँ, मैंने तो वो काम कर लिया है, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप करिए। और वो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कृपया करके आप इसका उपयोग कीजिए। और ये जो हमारे कई दल वालों ने कहा हम आपका बिजली का बिल ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे। अब माफ करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी ने आपको आजाद कर दिया है, अब बिजली का बिल ही नहीं आएगा। इस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी, बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। और पैसा कमाएंगे अलग, टका, वो टका टक नहीं, वो घर आएगा, वो घर आए। वो बिजली का बिल, पहले तो आपकी बिजली मुफ्त हो गई, फिर आपकी बिजली ग्रिड में जाएगी और ग्रिड में जितना यूज होगा उतना आपकी आमदनी हो जाएगी। आप बोलो, ये क्या बोलते हैं, आम के आम गुठली के दाम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, क्योंकि यह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, आप भी इसका सदुपयोग करें और आप उसमें शामिल हो, ऐसा अच्छा है। अगर मैं बात ट्राइबल भाइयों की करूं और वो भी रिमोट और बैकवर्ड एरिया की, तो उसमें जो प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम है उसने लगभग 24,000 करोड़ रुपए रखा है, 24,000 करोड़ रुपीस। और ये हमारी तस्वीर बदलेगा, रेजिडेंशियल स्कूल से लेकर के, एकल विद्यालय से लेकर के बाकी सब तरीके से कैसे डेवलपमेंट हो सकता है और उनको जोड़ने का काम इस कार्यक्रम में चलेगा। मैं यहाँ आपके साथ यह भी बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या आया है? इसका इम्पैक्ट ये आया है, जो नीति आयोग ने बताया है, कि भारत के 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, 25 करोड़। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोलता है
कि इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%। ये बदलता भारत है, ये आगे बढ़ता भारत है कि आज एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारी लेस देन 1% हो गया, और उसके दृष्टि से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2014-15 में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लाल किले के प्राचीर से कहा था। उस समय इसकी हेठी हुई थी, हंसी हुई थी, इसको मजाक में लिया गया था, और क्या कहा गया था? प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग अबाउट स्वच्छता अभियान फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहा है, कोई और बात करने को रह नहीं गई। सभापति महोदय, जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उनको गरीबी मालूम क्या है? उनको ये क्या मालूम कि आम आदमी का जीवन कैसा दुभर होता है? उनको ये क्या मालूम कि स्वच्छता अभियान का अर्थ क्या बनता है? 12 करोड़ शौचालय बने। मुझे याद है राम मनोहर लोहिया जी ने 66 में पार्लियामेंट में कहा था, मुझे शर्म आती है जब मेरी गाड़ी नेशनल हाईवे पर जाती है और औरतों के झुंड लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाते हैं, मुझे मानवता पर हंसी आती है। ये राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, ये 66 में कहा था, 1966। और 1966 से 2014 बीत गया, किसी ने चिंता नहीं की। ये चाय वाले का बेटा, साधारण परिवार से आने वाला नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की और 12 करोड़ शौचालय बनाए, 12 करोड़। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि यूएन यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, अंटोनियो गुटरेस ने, यहां भारत में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया था। नड्डा जी, प्रमोद तिवारी जी ने घड़ी की तरफ इशारा किया है। 40 मिनट्स थे, बट योर पार्टी हैज इनफ टाइम। यू मे इंडिकेट हाउ मच टाइम यू विल टेक। थोड़ा लगेगा, मैं जितना कोशिश करूंगा, पर तिवारी जी मैं तो कभी कभी ही बोलता हूं। तो मैं ये कह रहा था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, इससे नवाजा गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, और वह भी यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल, वो भारत आकर के उन्होंने ये खिताब दिया। ये भारत का अर्थ बना। स्वच्छता अभियान का क्या मतलब बनता है, ये हम समझना चाहते हैं। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। सभापति जी, मैं जब पहले स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझे विदेश जाने का मिलता था, तो वहाँ एक फैशनेबल वर्ड बन गया था, और वो वर्ड था यूएचसी। एक सेकेंड, आप मुझे भी थोड़ी राहत दीजिए। जब आप स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे तब भी आप मुझे बाधित करते थे कि डॉक्टरों के कार्यक्रम में जाओ, और आपने कहा था कि डॉक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ते और आप उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब वो विभाग आपको मिल गया है। धन्यवाद। ऐसे मैंने 2 अच्छे कार्यक्रम किए हैं। जी। एक भारत मंडप में हजारों डॉक्टर उपस्थित। सभापति जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मेरा निवेदन हमेशा स्वीकार किया, और डॉक्टर्स को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला और उनको अच्छा भी लगा। तो मैं कह रहा था आयुष्मान भारत, तो उस समय चलता था यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैं स्वीडन गया, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया, यूएचसी, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट यूएचसी। और मुझे लगता था कि भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए क्या कर पाएगा, हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे कर पाएंगे। हम यहाँ आए, भारत जब आए तो प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, उनका स्कीम बनाओ, कुछ सोचो। और निर्मला जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा बहुत योगदान किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत। भारत की 40% की आबादी, 40% ऑफ पॉपुलेशन, 55 करोड़। और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग। कौन? मैं बार बार बताता हूं, ये बाय प्रोफेशन है। रिक्शा वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला, रैग पिकर, लिफ्टमैन, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर,
बस का कंडक्टर, वेटर जो होटल में काम करता है, ये जो हमारे अपने रैग पिकर्स जो रैग पिक करते हैं, बार्बर जो बाल काटते हैं, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का काम किया। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 30,000 करोड़ रुपए गरीबों की सेवा के लिए लग चुका है और 30,000 करोड़ रुपए उन गरीबों के इलाज के लिए लग चुका है। और मैं आप सबको खुशी के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेखित है, सबको बताना चाहता हूं। आप सब लोग मुझे, और हम सब लोग अभी 60 से नीचे हैं, लेकिन 70 होने के बाद हम सब लोग 70 होने के बाद हम सब लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए के हेल्थ कवरेज के लिए स्टार्ट हो जाए। कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी इनकम ग्रुप का, किसी भी जेंडर का, नहीं, तिवारी जी के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। मगर तिवारी जी एक साथ हैं इस मामले में। सबको 70 साल के बाद 5 लाख। जयराम जी भी हैं। हाँ, अच्छा, सबको 70 की उम्र के बाद उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। और ये आप ध्यान में रखिए, हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन 70 के बाद 80 आता है और बीमारी होने की परिस्थिति बनती है। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 70 के बाद इंश्योरेंस नहीं करती हैं, और मोदी जी आपको 70 से आजीवन तक 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। यह है आयुष्मान भव, आयुष्मान भारत, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से मैं यहां आपसे जन औषधि केंद्र के बारे में भी बात करना चाहूंगा। आजकल कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो जीवन भर पर्यंत हमको लेनी पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, किडनी की, लिवर की, सारी जीवन लेनी पड़ती है। और उसको आप ब्रांडेड दवा, वो महंगी होती है, और ब्रांडेड दवा में कम से कम 80% का फर्क होता है, 80 to 90% का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि केंद्र खोल करके और लगभग 1000 आउटलेट्स, और आज आपको 10,000 आउटलेट्स, सॉरी 10,000 आउटलेट्स, और हमने तय किया है कि मोदी जी ने तय किया है कि 25,000 आउटलेट्स खुलेंगे, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति जो 5,000 रुपए खर्च करता था, वो आज 300-400 रुपए खर्च करता है महीने का, और उसको इलाज के लिए दवाई मिलती है। इस तरीके की स्थिति।